हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचर्स एकेडमी के इस इतिहास की विशेष क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट किसी भी समय आउट हो सकती है, उसको टारगेट करते हुए एलटीजीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आने वाली है। उसे टारगेट करते हुए ये हमारा जो बैच है, जो हमारा दोस्त ये बैच है ना, ये ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, वो आप सभी के लिए एक वरदान सिद्ध होगा यदि आप इस बैच से जुड़ लेते हैं। जैसा कि हम आपको सूचना देना चाहेंगे, तो बहुत ही बेहतर लाभ उठाएंगे। आगामी जो भी परीक्षा, चाहे एलटीजीआईसी हो या टीजीटी पीजीटी हो अथवा बीपीएससी हो, जो भी परीक्षाएं निकट भविष्य में होने वाली है, उन सभी में यह बैच आपको बड़ा ही लाभ देगा। तो आइए फटाफट जुड़िए और लाइक शेयर करिए दोस्त। स्वागत है, मिथिलेश जी हैं लग रहा, मिथिलेश जी का आईडी है। तो आज टॉपिक नंबर वैदिक कल्चर पर आज चर्चा होगी और फिर इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। तो फटाफट जुटिए और लाइक शेयर करिए। जैसा कि देखिए, बैच के बारे में बात हो रही है आपसे, है ना। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको। पहले सबसे पहले बैच की इंफॉर्मेशन ले लीजिए आप लोग, है ना। ये देखिए, ये हमारा जो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है, ये नया, इसमें विशेष करके क्या क्या इसके फीचर्स हैं, देखिए ध्यान से। इसमें लाइव क्लास रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज सब है। और बैल्टी अभी 6 मंथ की दी गई है। आवश्यकता पड़ेगी तो एग्जाम तक इसका विस्तार करेंगे। यदि मान लीजिए कि जो है एग्जाम इन 6 महीनों के अंदर नहीं हुआ, तो निश्चित हम आपके लिए बेनिफिट देंगे। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए सबसे पहले जरा सा वैदिक कल्चर को बेसिकली जान लेते हैं, फिर इसके अभ्यास प्रश्न की बात करें। तो आप सभी जानते हैं वैदिक संस्कृति किस युग में आती है, बताइए। और क्लास शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ने का एक पूरा पूरा माध्यम है, बता देना चाहता हूं। 9628959237 पर आप संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूरा का पूरा लाभ ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक कल्चर। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, पहले लाइक करें और उसके बाद अपना परिचय दें। आइए देखिए, तब तक मैं प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार कर रहा हूं। देखिएगा, वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति सबसे पहले इतिहास के किस चरण में आती है, और इसका जो समय माना जाता है लगभग 1500 से लेकर, अगर इसकी हम टाइमिंग देखें तो लगभग, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 600 बीसी तक आप इसे लेके चल सकते हैं, 1500 से 600 बीसी। और सामान्यतः कल्चरल आधार पर इसके 2 युग हैं, है ना। कितने युग हैं? 2 युग। उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक। इसे बेटा ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक ही पूर्व वैदिक। अभी इसको समझ ली, फिर इसके बाद अभ्यास प्रश्न है, कोई जाएगा नहीं। ये समझिए बेसिक ज्ञान, और उसके बाद फिर, है ना, इसके अभ्यास प्रश्न है। तो सभी डटे रहिए और लाइक शेयर करिए। इसका जो समय है, ध्यान रखिएगा, इसका जो समय है दोस्त, वह 1000 से 1500 से 1000। हेलो हेलो, अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया मिल ली। और हाँ हाँ, तो बोल के निकल जाए बना। हाँ हाँ हाँ, तो मिल गए वहीं हाल में ही। अच्छा, हाँ जूनियर तो है ही है, बहुत जूनियर जूनियर है। हाँ हाँ, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब में दिल्ली में और कोचिंग अपना स्थापित कर लिया। चलो फिर देखो, हम तो क्लास में हैं यार। हाँ हाँ, चलो दोस्तों फिर बताओ। हाँ तो बच्चों, थोड़ा सा यार बड़ी विडंबना थी, थोड़ा ब्रेक हुआ। चलो थोड़ा सा यार बड़ी विडंबना थी। तो देखिए ध्यान से बेटा, तो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि यह जो कल्चर है 1500 से 600 बीसी के बीच की है, माने 1000 बीसी। ये जो कल्चर है उसमें थोड़ा अलग कर दीजिए, ये 1000 बीसी तक का टाइमिंग है। और इधर जो उत्तर वैदिक, इसे वैदिक या उत्तर वैदिक कहा जाता है। तो संस्कृति की बात करूं दोस्त, तो ये लगभग 1000 से लेकर 600 बीसी। इसका जो खास बात है दोस्त, ध्यान रखिएगा, इसकी जो खास बात है, यह लौह युगीन कल्चर है। कैसी कल्चर है यह लौह युगीन संस्कृति है ना। यह कैसी कल्चर है दोस्त, यह लौह युगीन संस्कृति, ठीक है ना। तो आप सभी का ध्यान होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। आवाज क्रॉस तो नहीं लग गई? सही है, आवाज आ रही है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये लौह युगीन कल्चर में मानी जाती है। बाकी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यह दोनों ही आद्य ऐतिहासिक संस्कृति में, किसमें है दोस्त, यह आद्य ऐतिहासिक संस्कृति के अंतर्गत यह माना जाता है, ठीक है दोस्त। अब वैदिक कल्चर से रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं जो आप 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। जब आप रेगुलर बैच में जुड़ेंगे तो इसका पूरा विस्तार से पढ़ते रहेंगे आप। जो हमारे रेगुलर बैच के बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल नहीं घबराना है, उनको नेक्स्ट क्लास में जब ऐप पर लेके आऊंगा तो इसका पूरा विस्तार से करा दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की दोस्तों। ये थोड़ा सा जानकारी देनी थी आपको, फिर इसके अगले चरण में और भी जानकारियां दूंगा मैं। जो हमारे पेड बैच के बच्चे हैं फिर इसको पूरा और डिटेल पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए ध्यान से, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त। आइए, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द सर्वप्रथम बार किसने प्रयोग किया? हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द किसने प्रयोग किया? यूनानियों, रोमवासियों, चीनियों, अरबों ने हिंद की जनता के लिए, सिंधु नदी के आसपास के लोगों के लिए हिंदू प्रयोग करना, है ना। सिंधु नदी के आसपास के लोगों के लिए हिंदू प्रयोग, तब हिंदू शब्द, तब आपका आंसर बदल जाएगा, फारसी होगा, फारसी या ईरानी। लेकिन अगर पूरे भारत की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए हिंदू शब्द प्रयोग करने की बात चलेगी तो अरबों ने किया था। किसने किया था दोस्त? अरबों ने किया था, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, और सारे कहां गए? सभी डटे रहिए, लाइक शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? वैदिक मंत्रों या ऋचाओं की रचयिता
लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। बताइए, ब्रह्मवादिनी अर्थात जो अपने आप को पूरी तरीके से वेद ज्ञान में समर्पित कर लिया और कुछ वेद ऋचाओं की रचनाकार मानी जाती है, वह कौन है? वह है लोपामुद्रा। कौन है? लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, ये सब ऐसी महिलाएं हैं जो वैदिक ऋचाओं की रचनाकार मानी जाती, ठीक, जिसमें लोपामुद्रा का भी नाम आता है। ठीक है दोस्त, गार्गी किसी भी मंत्र या ऋचा की रचनाकार नहीं मानी जाती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग के चक्र का क्रम कौन सा है? द्वापर, कृत, त्रेता, कलि, कृत, द्वापर, त्रेता, कलि, या कृत, त्रेता, द्वापर, कलि, अथवा त्रेता, द्वापर, कलि और कृत। बताइए, नेटवर्क दिक्कत है क्या बेटा? नेटवर्क इशू लग रहा, बच्चे कम जुड़ पा रहे हैं। आइए, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। जो भी जुड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो कृत माने सतयुग, कृत मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल, है ना? तो ये क्रम है विश्वोत्पत्ति में। तो कृत को ही कहीं ना कहीं सतयुग की संज्ञा दी जाती है। ये वैदिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो दोस्त, आगे देखिएगा। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित में रहा? कौन सा? जगन्नाथ मंदिर पुरी, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, कांदारिया महादेव मंदिर खजुराहो, 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट। तो बताइए, देवदासी प्रथा की चर्चा किस मंदिर में इन दिनों रही, है ना? तो देखिए भाई, फटाफट, शाबाश, बहुत बढ़िया। बच्चे हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन मिथिलेश जी अपना जवाब जारी रख रही हैं। तो जगन्नाथ मंदिर में इस प्रकार की प्रथा, कुप्रथा या प्रथा कह लो, चर्चा का समाचार पत्रों में विवरण मिला हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, आरंभिक माने शुरुआत की, सिंधु, सतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो ध्यान रखिए, इसमें सरस्वती सबसे सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है, सर्वाधिक पवित्र नदी, है ना? और दूसरी चीज, गंगा का तो एक ही बार उल्लेख है, एक बार उल्लेख, जबकि सिंधु का सर्वाधिक बार उल्लेख। सिंधु को हिरण्यवती कहा जाता, सर्वाधिक बार उल्लेख, इसको हिरण्यवती कहा गया, सोना देने वाली हिरण्यवती नदी। क्या कहा गया दोस्त? इसे हिरण्यवती, सर्वाधिक बार उल्लेख इसी का है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, ध्यान से। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है, उनसे अलग है? बताएं, सभी जवाब दो यार। ये जो तुम लोग इतना कम जुड़ रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में क्या तुम लोगों की स्थिति है, कैसे तुम्हारा चयन होगा। चलिए, कुल, वंश, कोश, गोत्र, इसमें क्या अलग है? इसमें क्या 3 से हटकर है? याद है किसी को? बताएंगे आप? इसमें से बोलिए, इसमें से 3 अलग है, क्या अलग है?
सभी उपस्थित रहिए, क्लास कटना नहीं चाहिए। थोड़ा लाइट फ्लक्चुएट हुई है, बताएं दोस्त। कोर्स, गोविंद प्रजापति क्या कहना चाह रहे हो बेटा? गोविंद प्रजापति आपके कमेंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। आप क्या कहना चाह रहे हैं जरा कमेंट्स करिएगा, बोलिए। नेटवर्क थोड़ी सी लाइट फ्लक्चुएट हुई थी बच्चों, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ दिक्कत आई है, लेकिन क्लास कटने नहीं दिया है। आइए, तो गोविंद जी, गोविंद प्रजापति जी, हम आपकी बात समझ रहे। कोर्स क्या मतलब? कोर्स क्या बेटा? अच्छा कोर्स, ओहो, कोर्स इसमें अलग है, बिल्कुल सही है, कोर्स इसमें अलग है। यू आर राइट, हमें कोर्स पढ़ ले रहा था यार तुम्हारा, कुल वंश गोत्र एक है, कोर्स इसमें अलग है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। आगे देखिए दोस्त, अगला प्रश्न देखिएगा, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? नजाति समूह या यावरी जन, भाषा समूह या श्रेष्ठ वन? तो जो आर्य शब्द है किस बात को रिप्रेजेंट करता है बताइए? आर्य शब्द जो है दोस्त किस बात को करता है? निर्जाति समूह को, या वरिजन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वन? आर्यों का एक मानव ग्रुप माना जाता है ना? तुमने कोर्स लिखा बेटा, कोर्स होता, गोविंद प्रजापति कोर्स होता, आपने कोर्स लिखा, कोर्स किस बात पे हम समझ नहीं पाए। इसमें बेटा आर्य शब्द जाति सूचक शब्द न होकर हमेशा बताया गया कि यह एक भाषा सूचक शब्द है, भाषा सूचक शब्द माना जाता है ना? और दूसरी चीज है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, आर्य माने उच्च या श्रेष्ठ, अपने आप को श्रेष्ठ कहने वाला या उच्च कहने वाला। नहीं बेटा, डी नहीं होगा, बिल्कुल ये भाषा समूह है, सी आंसर होगा। किसी वंश का उल्लेख हो नहीं करता, ना आर्य जाति का उल्लेख करता है, नहीं कोई। ठीक है बेटा, जितने लोगों ने भी आंसर दिया डी, वो सही नहीं है। ठीक दोस्त, डी आंसर नॉट राइट। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया या जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स किसमें है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, अजुर्वेद, यथर्वेद और सामवेद। बताइए इसमें क्या होगा? तो जादू टोना और वशीकरण मंत्र किस वेद में चर्चा का विषय है? सामवेद में। किस में आता है दोस्त? सामवेद में। आगे देखिए अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? पूर्व वैदिक आर्य कहो चाहे इसे क्या कहोगे दोस्त? ऋग्वैदिक। क्या कहोगे? ऋग्वैदिक आर्यों या पूर्व वैदिक आर्य। क्या हो जाएगा? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। बताएं दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है, वेरी नाइस, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया लग रहा है। अब 9वें का आंसर दीजिए, और जितने जुड़े बेटा लाइक शेयर करिए, है ना? जब आप लाइक शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। बताइए 9वें का प्रश्न का आंसर दीजिए सारे बच्चे, जल्दी जल्दी थोड़ा सा फटाफट करिए। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ। तो यज्ञ विधि विधान जो बढ़े थे बेटा वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे बाद में, मूर्ति पूजा तो थी ही नहीं इसमें। ये प्रकृति पूजा और यज्ञ ये बहुत ज्यादा, ये ऋग्वैदिक काल में प्रकृति पूजा और यज्ञों का प्रचलन बड़ी मात्रा में था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसे 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा।
ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सही है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शस्त्रास्त्र का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसके उपयोग से कोई साक्ष्य नहीं मिला। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, तांबा का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबा और लोहे का ज्ञान था। और देखिएगा, ये रहा तीसरा पॉइंट, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिला कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, है ना। चलिए, पहला तो सही है यार, पहला सही, दूसरा गलत, क्योंकि लोहे का ज्ञान नहीं था। और तीसरा भी गलत, क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों को वैदिक माने घोड़े का ज्ञान नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता। इन्हें घोड़े का ज्ञान था क्योंकि भैया सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिली, पालतू बनाने का साक्ष्य नहीं था। हाँ, पालतू बनाने का साक्ष्य नहीं था, तो ये भी बात एक तरीके से इनडायरेक्ट सही है। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सैंधव लोग घोड़े को पालतू बनाना का प्रमाण नहीं मिला है। तो इसलिए इसका आंसर होगा दोस्त 1 और 3, माने दो सही है, 1 और 3 ये सही है। ठीक है, चलो आंसर दो, डरो मत यार। चलो, वैदिक आर्यों की भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन इनमें से किसके द्वारा और किया गया? जिस प्रकार से वैदिक अग्नि मतलब ये जो हवन वगैरह होते थे, इसका प्रयोग ऋग्वैदिक आर्यों के अलावा कौन करते थे? यूनानी, ईरानी, रोमवासी या सभी? चलो बच्चे डर रहे, आंसर नहीं दे पा रहे, दो भाई। आइए बताइए, वैदिक आर्यों की भांति यज्ञ की प्रथा पालन करने वाला कौन है? जरथुस अनुयायी, और ये ईरानी है। ईरान में भी अगर आप देखें तो ऋग्वेद में वर्णित प्रथाओं का उल्लेख ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता में मिलता है। ईरानी ग्रंथ का नाम क्या है जिसका तुलना ऋग्वेद से होती है? जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता की तुलना ऋग्वेद से की जाती है। तो ऋग्वेद में जो चीजें मिलती हैं वो जेंद अवेस्ता में भी ईरान के मिलती हैं, है ना। बढ़िया, बिल्कुल सही, जितने लोगों ने बी आंसर दिया। आगे देखो दोस्त, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का जनक या उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहां मिलेगा? देखिएगा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। बताइए, तो भारतीय संगीत का जनक इसमें आप कहां खोजेंगे? किस जगह ले रहे हो भारतीय संगीत? अगर याद है आप सभी को, कभी आप पढ़े हैं तो सामवेद में सारे गामा पाधानी, सारे गा मा पाधानी माने संगीत के 7 स्वरों की चर्चा की गई है सामवेद में, इसीलिए इसको भारतीय संगीत का जनक के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए दोस्त, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता? पास बैठना, सस्वर पाठ करना, ज्ञान, प्रज्ञता या बुद्धिमत्ता? बताएं। बहुत बढ़िया कोशिश है भाई आपकी। यूट्यूब, डायनेमिक, माइक, क्या क्या नाम है आपके, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बेहतर कर रहे हो, अच्छा लग रहा। ठीक है दोस्त, बताइए। बस अकेले जंग लड़ रहा बहादुर, ये बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए ध्यान से, पास बैठना या उपनिषद का मतलब निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु ज्ञान प्राप्त करना, है ना। तो चलो बढ़िया, पास बैठना। चलो आगे देखो दोस्त, अगला प्रश्न,
जिस मनीषी या पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, माने उत्तर भारत से जाकर दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति फैलाने का काम किया, इसमें कौन से विद्वान थे? अगस्त, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य या वशिष्ठ? बताइए, किसको इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उत्तर की संस्कृति और दक्षिण की संस्कृतियों का मिलन किया या संगम कराया? गुड इवनिंग भैया संदीप सैनी। ये तो यार इतिहास की क्लास है संदीप, आपका इसमें भी स्वागत है ना? बहुत बढ़िया, देखिएगा ध्यान से दोस्त। तो कौन है ये? ऋषि अगस्त। ऋषि अगस्त के बारे में कहा जाता है कि आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत पहुंचाने का, माने विंध्य पर्वतमाला पार करके आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत ले जाने का काम किसने किया? अगस्त ने, ऋषि अगस्त ने, ऐसा कहा जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ो दोस्त। नेक्स्ट देखिए, आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया। एक, कालावधि, समुदाय, अनुशासन और आश्रम। बताइए, तो आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को किन 4 भागों में बांटा? बताएं। शानदार, बढ़िया, सभी आंसर दे यार। गड़बड़ इस बात का होता है कि देखते इतने लोग हैं लेकिन आंसर देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जो उनकी विफलता। आश्रम में 4 आश्रम प्रणाली हमारे भारतीय कल्चर में, सनातन कल्चर में व्यक्ति को सिखाने का चरण है। शुद्धिकरण का प्रयास, शुद्धिकरण तो खैर 16 संस्कार हैं, लेकिन यह आश्रम विकास कराने का प्रयास है। आश्रम कौन सा है? पहला ब्रह्मचर्य, जिसमें विद्या ज्ञान लेना है। दूसरा गृहस्थ, जिसमें परिवार की जीवन जीना है। तीसरा वानप्रस्थ, परिवार से थोड़ी बैलेंसिंग करते हुए समाज को भी देना है। और चौथा चरण है सन्यास, पूरी तरीके आध्यात्म से अपने आप को जोड़ लेना है। तो ये हमारे भारतीय सनातन धर्म में इस संस्कृति माने ये 4 आश्रम वाली कल्चर जोड़ करके व्यक्ति का पूर्ण रूप से समाजीकरण, परिवारीकरण और व्यक्तिगत विकास, सारी चीजें कर दिया। माने पहली चीज तो व्यक्तिगत विकास ब्रह्मचर्य में हुआ, गृहस्थ में उसका पारिवारिक विकास हुआ, वानप्रस्थ में सामाजिक विकास हुआ, और सबसे बड़ी चीज संन्यास आश्रम में उसका आध्यात्मिक विकास होता है। तो ये अपने आप में अति विशिष्ट, इसमें अति विशिष्ट जो हमारे यहाँ जीवन के विभिन्न चरण है, ये अन्य किसी धर्म में दिखाई नहीं देता। ये आश्रम व्यवस्था, आश्रम संस्कार सामान्यतः आपको दुनिया के किसी भी धर्म में इस स्तर पर नहीं दिखेगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो याज्ञवल्क्य से किसने डिस्कस किया था? घोषा, अपाला, मैत्रेयी, गार्गी। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का चर्चा बहुत ही विस्तार से दिया जाता है कि आध्यात्म के बारे में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच भरी सभा में डिस्कशन हुआ। जब ऋषि याज्ञवल्क्य पूर्ण रूप से उत्तर देने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने गार्गी को धमकाते हुए कहा कि तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा, है ना? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किस उपनिषद में है? उपनिषद का नाम बताइए। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में? सभी बताएं फटाफट जल्दी से, तब आगे बढ़ो। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है? कोई नहीं बता पा रहा।
जितने देख रहे हो नहीं दिखा पा रहे हो, चलो लास्ट में बताएंगे। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो हम बताएंगे लास्ट में, तो जानबूझ आपको थोड़ा क्वेश्चंस बीच बीच में मिलते रहना चाहिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, बताओ। नहीं बता पा रहे हो, कोई बात, चले लास्ट में पूछना, लास्ट पूछना। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, छांदोग्य उपनिषद में। बिल्कुल सही है, छांदोग्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। बढ़िया, ये बहुत देर में उत्तर दे पाए यार। चलो, महाभाष्य किसने लिखा? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना किसने की थी? गार्गी, मनु, बाण, पतंजलि। तो आप अच्छी तरीके जानते हो, शुंगकालीन, रमाकांत जी स्वागत है, शुंगकालीन विद्वान पतंजलि ने की। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के आश्रयदाता और उनके पुरोहित थे। इन्होंने ही इसकी रचना की थी, महाभाष्य की, है ना? आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्त, अगला प्रश्न देखिए। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी दोस्त? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? रमाकांत कुमार जी आपका स्वागत है, बताएं। फटाफट सारे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित? याद है किसी को? मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से। जन्म पर आधारित। जिस वर्ण में जन्म ले लिया, नहीं आरंभिक वैदिक पूछ रहा क्या? ओहो हो ना, आरंभिक वैदिक जो है किस पर आधारित? वर्ण व्यवस्था, व्यवसाय पर आधारित थी। बिल्कुल सही, व्यवसाय पर आधारित। व्यवसाय, जो जिस व्यवसाय के वर्ग में पैदा हो गया वह वही कहा जाने लगा। जन्मना जो है ये तो वैदिक काल में शुरू हुई, वैदिक या उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई। ये व्यवसाय पर, जो जो काम करता था उसी वर्ण का हो जाता था। और आज देखिएगा प्रश्न फाइनल है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया। सत्यमेव जयते ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, भगवत गीता, मुंडकोपनिषद। बताइए, सत्यमेव जयते का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, भगवत गीता, मुंडकोपनिषद। इसमें किस पे दिया गया? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार। इस तरह से आप सभी ने आज 20 प्रश्नों को किया। बिल्कुल, जिन बच्चों ने मुंडकोपनिषद आंसर दिया एकदम सही दिया, है ना? तो अब आप सत्यमेव जयते हो, चाहे अस्तो मां सदगमय हो, ये सब शब्दावलियां आपको मिल जाएंगी। इस तरह से आपने 20 क्वेश्चन किया दोस्त, और ऐसे ही रेगुलर क्लास चाहिए, इसका डिटेल अध्ययन चाहिए और रेगुलरिटी के साथ अभ्यास चाहिए। इसके लिए हमारे ब्रह्मास्त्र विजेता बैच से जुड़े आप, जिसका संपर्क नंबर, संपर्क सूत्र 9628959237। इस पर आप फोन करके
जुड़ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको कोई असुविधा नहीं होगी। यकीन करो दोस्तों, अब विलंब करने का मतलब है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना। तो किसी भी कीमत पर अब आप बैच से जुड़कर अपनी तैयारियों को तेज कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहिए।